दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। शिक्षा और स्वास्थ्य, दोस्तों ये दो ऐसे विषय हैं जिसके लिए प्रत्येक एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन की संपदा यानी पूरे जीवन को भी लगाने के लिए तैयार हो सकता है। और आज यही दो बड़े विषय व्यावसायीकरण का रूप ले चुके हैं। इस विषय पर मैं चर्चा करूं, उसके लिए जो मेरे साथ आज खास शख्सियत मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर मीना ठकराल। डॉक्टर मीना ठकराल का अपना शिक्षा को लेकर के बहुत बड़ा अनुभव है और आज वो दीक्षा पब्लिक स्कूल के साथ जुड़ करके शिक्षा को कैसे बेहतर बनाया जाए, आसपास के इस इलाके में रह रहे उन लोगों को, उन अभिभावकों को जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, उनका ये सपना कैसे पूरा कराया जाए, इस विषय पर भी वो खास काम कर रही हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर क्या है आज के इस व्यावसायिक हो चुके शिक्षा के स्तर की, उस पर चर्चा करते हैं। आइए पहले आपका स्वागत करते हैं। मीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। पहले मैं जानूंगा डॉक्टर साहब कि आपका अनुभव क्या है। आपके बारे में कहा जाता है कि बड़ा शिक्षा को लेकर बड़ा अनुभव रहा, बड़ी अच्छी शिक्षा भी आपने की है। थोड़ा सा दर्शकों को आप बताएं अपने बारे में। देखिए, मैं आई बिलोंग टू इलाहाबाद, दैट इज़ प्रयागराज नाउ। तो वो शहर जहाँ की माटी में शिक्षा, राजनीति और संस्कृति की त्रिवेणी बहती है, तो उस शहर की माटी में जन्म लिया। वहाँ की यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से मैंने एमए हिंदी लिटरेचर के साथ किया। और ये आपके लिए एक एडिशनल बात मैं जोड़ दूँ कि मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो साहित्यकारों का गढ़ रहा है, वहाँ हिंदी विषय से एमए करने पर टॉप किया, गोल्ड मेडलिस्ट रही, यूजीसी की स्कॉलर भी रही। और उसके बाद मैंने अपना कैरियर शादी के बाद यहाँ शुरू किया। 1990 में आई हैव जॉइन केएल मेहता दयानंद स्कूल इन सेक्टर 16। वहाँ पीजीटी हिंदी, फिर बहुत समय तक वाइस प्रिंसिपल और उसके बाद प्रिंसिपल के पद पर लंबे समय तक कार्य करने के बाद मैं एक ऐसे इलाके पर आई जहाँ की गलियों के बीच में मुझे ये एक ऐसा विद्यालय मिला कि मुझे लगा कि इस पर एक नई सोच के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पहली बार जब मैं यहाँ पर आई, यहाँ की मैनेजमेंट से मेरी बातचीत हुई, तो सर यकीन जानिए इन छोटी छोटी गलियों में घरों के अंदर जो बने हुए स्कूल थे वो मेरे लिए बड़े अचंभित करने वाले थे। और सब पर बड़े बड़े अक्षरों में सीबीएसई पैटर्न, परमानेंट रिकग्नाइज जैसे शब्द इतने लुभावने ढंग से लिखे गए थे कि यहाँ के घरों में रहने वाले लोगों के लिए सिर्फ सीबीएसई नाम होना या परमानेंट रिकग्निशन का होना, ये कुछ चीज़ें ऐसी थी कि वे निरंतर इसी के साथ जुड़ रहे थे। तो पहला उद्देश्य तो ये था कि एक ऐसे विद्यालय में काम करके आसपास के लोगों को जागरूक किया जाए कि शिक्षा वास्तविक रूप से क्या है। जैसे अनघड़ पत्थर को बिना तराशे आप उसका कुछ भी उपयोग नहीं कर सकते, ठीक ऐसे ही एक बालक को अगर हम शिक्षा का सही मायने ना समझाएं, अगर शिक्षक ही पढ़ा लिखा नहीं होगा, 10वीं 12वीं बिना किसी नॉर्म्स के लिए सस्ते दरों पर रखे गए शिक्षक, पहली बात तो वो शिक्षक के लायक ही नहीं है। जाका गुरु ही अंधा चेला खरा निरंद, और अंधे अंधा ठेलिया तो दूनियों कूप पड़ंत। कबीरदास कहा करते थे कि जिसका गुरु ही अंधा होगा तो जो उनका शिष्य है वो तो खरा निरंद होगा, और एक अंधा जब दूसरे अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों कुएं में निश्चित रूप से गिरेंगे। तो ये बात यहाँ पर मुझे बड़ी आसानी से आसपास की गलियों में खुले हुए स्कूलों में दिखाई दे रही थी। दीक्षा पब्लिक स्कूल इस विषय में एक अपने तरह का अनूठा स्कूल रहा, जहाँ पर कि शिक्षा को लेकर के मापदंड के आधार पर काम किया गया। स्कूल शुरू से ही अपने अध्यापकों को उन सीबीएसई के नॉर्म्स के आधार पर ढाल रहा था। हालांकि ये हरियाणा बोर्ड का एक बहुचर्चित स्कूल रहा और बड़ी साख थी इस स्कूल की। 2016-17 के बीच इन्होंने सीबीएसई से अपनी मान्यता प्राप्त की और वहाँ से संबद्ध होने के बाद धीरे धीरे नई शिक्षा नीति आई। तो उन सभी चीज़ों को एक साथ जोड़ते हुए बच्चों और उनके साथ साथ उनके अभिभावकों को जागरूक करने का काम दीक्षा पब्लिक स्कूल के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं।
25 साल का वार्षिक उत्सव आपने मनाया, 25 साल आपने पूरे कर लिए दीक्षा पब्लिक स्कूल के साथ। मैम, जैसा कि आपका अनुभव रहा है, मैं जानना ये चाहूँगा कि जैसा कि मैंने प्रस्तावना में भी कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य दो जीवन से जुड़े मुद्दे हैं, व्यक्ति इनको जीवन के तौर पर लेता है। क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि इन विषयों को लेकर के हमारे इमोशंस से खेलने का काम भी कहीं हो रहा है, इसे व्यावसायीकरण किया जा रहा है? क्या इससे आप सहमत हैं? हाँ, निश्चित रूप से शिक्षा जो है वो दीवारों के बीच में सिर्फ नहीं रह गई, क्योंकि भारत गुरुकुल की परंपरा से जुड़ा हुआ था, जहाँ राजा का बेटा भी आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करता था। और धीरे धीरे स्थितियाँ ऐसी होती चली गईं कि जो विद्यालय हैं वो 5 स्टार होटल बनते गए। और बड़ी हास्यास्पद बात ये भी लगती है कि आज भी कई पेरेंट्स यहाँ पर आते हैं और पूछते हैं कि क्या एसी है। तो मुझे बड़ा हैरानी होती है कि अगर एसी पर पलने वाला बालक क्या सीमा पर सिपाही बन पाएगा। तो यदि सभी एसी से ही अपने आप को आगे लाएंगे तो फिर देश का वास्तविक विकास कौन करेगा, देश का प्रहरी कौन होगा। बालक का विकास ऐसा होना चाहिए कि वो गर्मी, वर्षा, सर्दी, इन सभी चीज़ों को सहता हुआ अपने मस्तिष्क को आगे ले जा सके। व्यवसायीकरण की बात जहाँ तक आप देखें तो हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लाखों में एडमिशन चार्जेस, यहाँ के अच्छे स्कूल जो कहे जाते हैं तथाकथित अच्छे स्कूल, तो वो तो आजकल व्यवसाय का बहुत बड़ा माध्यम बन गए हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ आज भी जो 11th और 12th क्लास की फ़ीस, जिसे आप हाईएस्ट फ़ीस मान सकते हैं, वो 4,4100 रुपये महीना से ज़्यादा नहीं है। और आज भी हमारे यहाँ एडमिशन चार्जेज जो सबसे बड़ा है वो मात्र 13,000 रुपये है। तो ये एक बड़े आश्चर्य की बात हो सकती है, जहाँ नर्सरी के बच्चों को 50,000 और लाख रुपए तक में एडमिशन दिया जाता है, वहाँ हम 11वीं और 12वीं के बच्चों तक को 13,000 में एडमिशन देने का सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन क्या आप उन चुनौतियों का भी सामना करते हैं जो दीक्षा पब्लिक स्कूल के साथ जुड़ करके? क्योंकि यहाँ का जो आसपास का परिवेश है, वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही निम्न स्तर के हैं, लेकिन उनको शिक्षा भी बेहतर चाहिए, सुविधाएं भी बेहतर चाहिए। इसके साथ क्या तालमेल बनाने में आपको मुश्किल आती है? हाँ, निश्चित रूप से थोड़ी बहुत चुनौतियाँ तो हमेशा रहती हैं। अभिभावकों को समझाने में बहुत समय लगता है, क्योंकि वो जो छोटे छोटे स्कूल हैं उनकी फ़ीस तो बहुत ही कम होती है और वो उसे ही यहाँ आकर के उनके साथ जोड़ते हैं। तो उनके साथ बातचीत करनी पड़ती है, उन्हें समझाना पड़ता है कि आप शिक्षकों को देखिए, आप कहीं पर भी जाइए, उसका एक फैकल्टी को ज़रूर आप देखें कि वहाँ के शिक्षक किस स्तर के हैं, क्योंकि अंतिम जो आपका सफ़र है वो शिक्षकों के साथ ही शुरू भी होता है और समाप्त भी वहीं जाकर होता है। तो चुनौतियां हैं निस्संदेह। छोटे छोटे घरों में रहने वाले लोगों का आर्थिक स्तर भी उतना अधिक नहीं है। संभवतः यही कारण है कि हमारी मैनेजमेंट ने कई बार जो आर्थिक रूप से कमज़ोर कन्याएं हैं, मैंने ये देखा है, हमारी मैनेजमेंट जो है बालिकाओं के लिए बहुत ज़्यादा काम करती है और बड़े आराम से हमारे चेयरमैन सर जो हैं वो, यदि कोई कन्या लगता है उन्हें की पढ़ाई में अच्छी है, जिज्ञासु है, पढ़ना चाहती है, तो उसके लिए अपनी पूरी फ़ीस को भी माफ़ कर देते हैं। तो ये एक बड़ा कदम है, अच्छा लगता है, गर्व की अनुभूति होती है कि हमने अपने अनुभवों के साथ जो कुछ सीखा वो यहाँ पर बांटा जा रहा है और समर्थन भी धीरे धीरे मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी बात को प्रमुखता से रखा। ये थी मेरे साथ डॉक्टर मीना ठकराल जी, जो बहुत ही अनुभवी रही हैं और साथ में अभी दीक्षा पब्लिक स्कूल के साथ जुड़ करके उसको आगे ले जाने पर अपना उनका प्रयास जारी है। ऐसे ही महान शख्सियत के साथ हम आपको मिलवाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सत्य हुंकार। नमस्कार।